अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है आप सबको? यस मैम, आ रही है आवाज़। ठीक है। चलिए, प्रीवियस 6 लेक्चर्स हम जो कवर कर चुके हैं बिहेवियरल साइंसेस के, उसमें से किसी बच्चे की कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नहीं? चलिए ठीक है। ओके, मैं हर लेक्चर में अनाउंस करती हूँ कि काउंसलिंग सेशन हम इंडिविजुअली अरेंज करके भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट समझ क्लियर नहीं हुआ, तो फिर हम यहाँ भी उसे डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो आप मुझे मेल करें तो हम काउंसलिंग सेशन भी अरेंज कर लेंगे। चलिए फिर आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 7। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में आज हम जो कंडीशनिंग और बिहेवियर के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ये नॉर्मली हमें एग्जाम्पल जब हम उसकी देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, और नॉर्मल लाइफ में हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, बस हमें उसका एक साइंटिफिक वर्ड नहीं आता था, जो हम आज उसकी एक साइंटिफिक टर्म डिस्कस कर लेंगे। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉडल्स पढ़े थे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के। हमने रिएक्शंस देखे थे कि ट्रांसफरेंस क्या है, काउंटर ट्रांसफरेंस क्या है, और हमने देखा था कि व्हाट इज नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, एंड हाउ a professionalism is created is based on knowledge, skills and attitude of a healthcare provider. आज हम जो है देखेंगे कि साइकोलॉजी इन मेडिकल प्रैक्टिस। हम आज प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में से लर्निंग का जो प्रिंसिपल है उसकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास कंडीशनिंग, मॉडलिंग, शेपिंग, ये सारी हमारे पास प्रिंसिपल्स आ जाते हैं लर्निंग के। साइकोलॉजी के हमारे पास 9 प्रिंसिपल्स हैं: लर्निंग, मेटाकॉग्निशन, मेमोरी, परसेप्शन, थिंकिंग, इमोशंस, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। इस सब का हमें पता है कि लर्निंग क्या है: मेमोरी, थिंकिंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, परसेप्शन। मेटाकॉग्निशन का अगर आपको नहीं पता तो मेटाकॉग्निशन कहते हैं थिंकिंग ऑफ थिंकिंग को, या फिर जिस तरह मतलब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और हम बड़े अवेयर हैं उस बारे में कि हम किसी चीज़ के बारे में बड़ा ध्यान दे के सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कॉमन प्रैक्टिस होती है कि हम किसी बंदे को मिलते हैं, फिर बाद में हम उसका नाम भूल जाते हैं। ठीक है, तो जब हम उसका नाम सोच रहे होते हैं कि यार मैं उससे मिला था और उसका नाम क्या था, ठीक है, दिस ऑल कम्स इन मेटाकॉग्निशन। लर्निंग, the process by which new behavior patterns are acquired. Simplest definition of learning, कि जिससे आप न्यू बिहेवियर पैटर्न्स लर्न करते हैं, इस प्रोसेस को लर्निंग कहते हैं। द की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर, इट इज़ रिलेटिवली अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर फॉर बेटर और वर्स। जो चीज़ें हम लर्न कर लेते हैं एक दफ़ा, हम उनको अडेप्ट कर लेते हैं, फिर वो हमारा ऑलमोस्ट रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि परमानेंट बिहेवियर बन जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। Learning behavior depends on principles of learning theory, operant conditioning and classical conditioning. ये हम आगे डिस्कस करेंगे दोनों को डिटेल में कि कौन से दो हमारे लर्निंग बिहेवियर्स के प्रिंसिपल्स हैं। Operant conditioning is also called as instrumental conditioning. It was established by work of B.F. Skinner when a behavior is not the part of person's natural response and is learned by consequences in the form of reward or punishment. एक जो भी पर्सन है उसका वो नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, वो उसने लर्न किया है या तो रिवॉर्ड के तौर पे या पनिशमेंट के तौर पे या किसी भी चीज़ के कॉन्सिक्वेंस में। ठीक है, दैट बिहेवियर इज़ नॉट नेचुरल, दैट इज़ inoperant conditioning. Operant conditioning explains the learning of voluntary behavior such as motor action. इसकी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। Excuse me, बच्चों, just give me 5 minutes. I'll be back.
जी। तो हमने देखा ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि जो नेचुरल आपका रिस्पॉन्स नहीं होता, आपका रिस्पॉन्स होता है विच यू एक्वायर आफ्टर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी रिवॉर्ड और एनी पनिशमेंट। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। Skinner demonstrated operant conditioning by placing a rat in a box in which the pressing of a small bar or lever produces food. ठीक है, Skinner showed that the rat eventually learns to press the bar regularly to obtain the food reward. If, however, the rat pressed the lever and received an electric shock or nothing at all, ठीक है, it stopped pressing the lever. एक एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर ने, ठीक है, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को डिस्कस करते हैं। उसमें उसने ये किया था कि एक डब्बा लिया, बॉक्स, जिसमें उसने रैट को प्लेस किया और उसमें एक लिवर इंस्टॉल कर दिया, जिसको वो प्रेस करता था रैट, तो उसको फूड मिलता था। ठीक है, अब ये कोई नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है या नेचुरल बिहेवियर नहीं है रैट का कि वो लिवर को प्रेस करे, ठीक है, लेकिन उसको क्योंकि रिवॉर्ड मिलता था, फूड मिलता था उसके अगेंस्ट बाय प्रेसिंग द लिवर, तो उसने ये हैबिट बना ली, उसने ये बिहेवियर जो है अडेप्ट कर लिया। इसी तरह अगर कभी उसको इलेक्ट्रिक शॉक कुछ रैट्स को देते इन दैट बॉक्स, ठीक है, तो वो उसको अवॉइड करते थे प्रेसिंग दैट लिवर, उसके करीब भी नहीं जाते थे, बिकॉज उन्हें पता था कि इसको प्रेस करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक मिलेगा। So a behavior will occur more frequently if given positive reinforcement and will decrease in frequency by negative reinforcement. अगर उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, फॉर एग्जांपल रिवॉर्ड है, फूड है, तो बिहेवियर उसका इंक्रीज होगा, मोर फ्रिक्वेंटली वो इस तरह करेगा, बार बार लिवर प्रेस करेगा टू ऑब्टेन द फूड। और इसी तरह अगर उसको नेगेटिव कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है या उसको लैक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो उस चीज़ को नहीं छेड़ेगा फिर कि नो आई एम नॉट गेटिंग एनी पॉजिटिव रिवॉर्ड इन by pressing the liver. Skinner's operant conditioning chamber, also called as Skinner's box, was designed to teach rats how to push a lever. This behavior is not natural to rats. ठीक है, so operant conditioning with positive and negative reinforcement were performed in order to teach the behavior. ठीक है, उसको फूड भी दिया गया और उसको इलेक्ट्रिकल शॉक्स भी दिए गए। फिर देखा गया कि फूड जिन रैट्स को दे रहे हैं वो जाके लिवर को प्रेस कर रहे हैं और जिनको शॉक्स मिलते हैं वो उसके करीब भी नहीं जाते। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। और जब आपसे ऑपरेंट कंडीशनिंग एग्जाम में पूछी जाएगी या फिर कोई भी कंडीशन, तो उसकी एग्जांपल साथ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बताना, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट हमारे पास हैं जी। स्किनर वर्क शोड दैट ऑपरेंट कंडीशनिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होती है? इट रेफर्स टू एनी इवेंट दैट इंक्रीजेस द चांस दैट अ रिस्पॉन्स विल अकर अगेन और अ बिहेवियर विल बी रिपीटेड। कोई भी आपका बिहेवियर है, कोई रिस्पॉन्स है, वो दोबारा दोबारा होगा, ठीक है, इस चीज़ का इंक्रीज चांस जो होता है उसको रीइंफोर्समेंट कहा गया है इन terms of behavioral sciences. There are three types of reinforcements: positive reinforcement, negative reinforcement and punishment. And this is again an important question वाइवा में बार बार आपसे, आज का जो लेक्चर है इसमें जो आप पढ़ रहे हो, ये चीज़ें वाइवा में आपसे रिपीटेडली पूछी जाती हैं कि कंडीशनिंग क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, क्लासिक कंडीशनिंग क्या है, जो हम अब आगे देखेंगे, टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होता है? आपको रिवॉर्ड मिलेगा। व्हेन वन रिसीव्स अ रिवॉर्ड फॉर अ बिहेवियर which results in behavior being reinforced thus repeated, ठीक है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड। क्या हो सकता है? अब कोई हग है, कोई प्रेज है, कोई अटेंशन है, एनी मटेरियल गेन, मटेरियल गेन में फूड है, मनी है, कोई भी रिवॉर्ड है, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कि आपका जो बिहेवियर है वो रीइंफोर्स हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। For example, a child who consistently gets a praise or a hug for picking up toys after playing with them will learn to be neat and orderly.
एक बच्चा है, बच्चों की ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, बच्चों का नेचुरल बिहेवियर नहीं है कि वो जो है ना खेलने के बाद अपने टॉय समेटें, ठीक है, दिस इज नॉट नेचुरल, ये उनको सिखाना पड़ता है ये बिहेवियर। उसके लिए आप अगर उस बच्चे को प्रेज करते हो या हग करते हो या उसको जो है कोई चॉकलेट मिलती है इन अ रिवॉर्ड, ठीक है, फॉर पिकिंग अप द टॉयज आफ्टर प्लेइंग, तो वो ये चीज़ सीखते हैं, ठीक है, वो रिपीट करते हैं फिर इस चीज़ को, वो उनका बिहेवियर बन जाता है और वो नीट एंड ऑर्डरली रहते हैं। तो इसमें रिवॉर्ड क्या है, प्रेज और हग, और डिजायर्ड बिहेवियर क्या है, टू बी नीट एंड ऑर्डरली। नेगेटिव reinforcement क्या होती है, इट इज when desired behavior occurs then negative stimulus will be stopped, कि अगर आप एक बिहेवियर करते हैं तो जो नेगेटिव स्टिमुलस आपको मिल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। बहुत इजी इसकी एक एग्जांपल है डेली लाइफ से ली गई कि टर्निंग ऑफ द अलार्म क्लॉक, ठीक है। अब बिहेवियर ये होता है कि आप स्टॉप का बटन दबाते हो और नेगेटिव स्टिमुलस क्या है, अलार्म क्लॉक का जो साउंड है, नॉइज है, वो आपको नेगेटिव स्टिमुलस है और उसका बटन दबाते हैं, स्टॉप करते हैं उसको, तो आपका नेगेटिव स्टिमुलस स्टॉप हो जाता है, ठीक है। दिस इज नेगेटिव reinforcement। फॉर इसके एक और एग्जांपल है कि इट इज कॉमनली एक्सपीरियंस दैट अ पर्सन इन द कार बिहाइंड यू कॉन्स्टेंटली प्रेसिंग द हॉर्न until you move your car out of the way, ठीक है। अब नेगेटिव reinforcement की दो एग्जांपल्स हैं, इस तरह आपने याद रखनी है दोनों, कि आपने याद रखना है कि नेगेटिव इन्फोर्समेंट में दोनों ही नॉइज की एग्जांपल्स हैं। एक हॉर्न की, कि आपके पीछे जो बंदा है गाड़ी, आपके पीछे जो गाड़ी है वो बंदा आपको कॉन्स्टेंटली हॉन्क कर रहा है, वो हॉर्न बजा रहा है, ठीक है। नेगेटिव स्टिमुलस इसमें क्या होगा, हॉर्न, और बिहेवियर क्या होगा कि व्हेन यू मूव योर कार आउट ऑफ द वे, यानी आप अपनी गाड़ी हटा लेंगे रास्ते से, ऑब्वियसली वो पीछे से हॉन्क बार बार करेगा कोई पर्सन इन द कार, देन यू मूव योर कार आउट ऑफ द वे, ठीक है। दो एग्जांपल्स जो नेगेटिव reinforcement के हैं, बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू द नॉइज, वन इज विद द अलार्म क्लॉक नॉइज एंड द अदर इज विद द हॉर्न नॉइज, ठीक है। एग्जांपल्स पूछी जाएंगी साथ साथ, इसीलिए आपने याद करनी है। पॉजिटिव reinforcement की कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, बट द बेस्ट वन इज कि कोई चाइल्ड है तो उसको किस तरह आप नीट एंड क्लियर टाइडी रहना सिखाते हो, उसको किस तरह आप सिखाते हैं कि टू बी नीट एंड टू जस्ट कि अपने वो टॉयज जो हैं उनके साथ खेलने के बाद उनको बाद में क्लियर करें। पनिशमेंट, when a behavior is followed by a painful stimulus resulting in the behavior being stopped and not repeated। नेम से ही पता चल रहा है, हमें सबको पता है पनिशमेंट क्या है, लेकिन अब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की ये जो टाइप है, इसमें क्या होता है कि पेनफुल स्टिमुलस होता है तो बिहेवियर स्टॉप हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, और उसको रिपीट आप नहीं करते। एग्जाम्पल क्या है, इफ अ चाइल्ड पुट हर फिंगर इनटू एन इलेक्ट्रिक सॉकेट एंड गेट्स इलेक्ट्रोक्यूटेड, अगर बच्चा ये सॉकेट्स में बच्चे हाथ डालते हैं उनको करंट लगता है तो फिर एक दफ़ा लगेगा तो वो दोबारा जो है ना ये काम नहीं करता, बिकॉज दे गेट पनिश्ड। Delivery of aversive stimulus decreases unwanted behavior rapidly but not permanently। अब ये होता है कि कुछ अर्सा तो बच्चे को याद रहता है कि जी यहाँ मैंने सॉकेट में हाथ डाला था तो मुझे करंट लगा था, ठीक है, तो वो कुछ टाइम के लिए तो स्टॉप हो जाता है, लेकिन फिर जब वो भूल जाता है या परमानेंटली उसको चीज़ को वो नहीं अवॉइड करता, ठीक है, पनिशमेंट के वजह से। एक्सटिंक्शन क्या होता है, बिहेवियर इज एलिमिनेटेड, एक्सटिंक्ट हो जाता है, बिहेवियर एलिमिनेट हो जाता है बाय नॉन रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जांपल चाइल्ड स्टॉप्स हिटिंग बिहेवियर व्हेन बिहेवियर इज इग्नोर्ड बाय मदर, ठीक है, कि अगर कोई बच्चा है उसको कोई वो अपने किसी बहन भाई को या किसी चीज़ को हिट करता है बार बार, ठीक है, उसका हिटिंग बिहेवियर है, तो अगर मदर जो है वो इग्नोर करती हैं, दिस इज़ ऑल्सो गुड काइंड ऑफ अप्रोच, तो वो उस चीज़ को छोड़ देता है, एक्सटेंट हो जाता है वो बिहेवियर। एक्सटेंशन जो है इज़ इवन मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म रिडक्शन इन अनवांटेड बिहेवियर। हाँ, ये इन्होंने दिखा दिया कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, और पनिशमेंट है वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में एस्केप मैकेनिज्म एक है आपका, दूसरा आपका एक्टिव अवॉइडेंस है। पनिशमेंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, के पॉजिटिव में होगा कि एड नॉक्शियस स्टिमुलाई फॉलोइंग बिहेवियर, एंड नेगेटिव में है कि रिमूव एपिटेटिव स्टिमुलस फॉलोइंग बिहेवियर।
ये उसको वैसी टेबल की फॉर्म में टेबुलेट कर दिया। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग बताएं, रीइंफोर्समेंट बताएं विद एग्जांपल्स। सेकंड टाइप ऑफ जो आपका प्रिंसिपल है of learning, that is shaping and modeling. It is one of the theories of learning. Shaping क्या है? It involves rewarding closer and closer approximations of the wanted behavior until the correct behavior is achieved. जब तक आपका बिल्कुल करेक्ट बिहेवियर नहीं आ जाता, आप उसी से क्लोज अप्रोक्सीमेशन में कोई बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल से समझ आ जाएगा कि एक बच्चा है, उसको आप पहले एक पेपर देते हो और उसको स्ट्रेट लाइंस लगाना सिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब उसको राइटिंग सिखाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको रिवॉर्ड मिला है कि स्टार उसको देते हैं आपके, वेदर ही इज पुटिंग अ लाइन और इवन इफ ही लर्न्स टू होल्ड द पेंसिल। ठीक है, सो देन ही लर्न्स टू राइट इन स्ट्रेट लाइंस ऑन अ प्लेन पेपर। दिस शेपिंग, स्टार्ट में उसने जो है टेढ़ी टेढ़ी लाइंस लगाई, आहिस्ता आहिस्ता उसने अप्रोक्सीमेट किया टुवर्ड्स अ स्ट्रेट परफेक्ट लाइन। सेकेंड वन इज मॉडलिंग। इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये जो है किस तरह होती है। फर्स्ट थिंग इज कि दिस इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जो आप ऑब्जर्व करते हो, जो आप देखते हो, उससे आप लर्न करते हो। This is what occurs when a student start to talk, dress, behave in a manner similar to that of an inspiring teacher or actress or any ideal. ठीक है, किसी पर्सन को, किसी की बिहेवियर को, किसी के ड्रेसिंग सेंस को आप मॉडलाइज करके, आइडियलाइज करके, उसको ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं और फिर वो फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। दैट कम्स इन द मॉडलिंग बिहेवियर ऑफ मॉडलिंग एस्पेक्ट ऑफ learning. For example, when someone gets a haircut to look the same as their favorite film star, यानी किसी की आपने ऑब्जर्व की, उसका आपको ड्रेसिंग, हेयर स्टाइलिंग, टॉक कैसे करता है वो, उसका बोलने का तरीका, जो भी चीज़ अच्छी लगे, और अ मेडिकल स्टूडेंट डिसाइड्स टू बी अ सर्जन आफ्टर डूइंग रोटेशन विद एन एक्सीलेंट सर्जिकल स्पेशलिस्ट। दिस वाज एग्जांपल ऑफ मॉडलिंग। ये अब तक हम ऊपर जो देख रहे थे, हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग देखी है। सेकेंड नंबर पे हमने शेपिंग एंड मॉडलिंग देखी है। थर्ड पे अब हम आ जाते हैं इनटू क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग इज द लर्निंग ऑफ इनहेरेंट एंड इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर विदाउट रीइंफोर्समेंट। एक चीज़ तो ये कि रीइंफोर्समेंट जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है। और सेकेंड थिंग के ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट की वजह से जो हमारे कॉन्सिक्वेंस थे वो बिहेवियर लर्न कर रहे हैं, नेचुरल बिहेवियर्स नहीं। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम इनहेरेंट और नेचुरल बिहेवियर्स को लर्न करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेलिवेशन, जो सलाइवा की प्रोडक्शन है इन द माउथ। ठीक है, ऑटोनॉमिक अराउजल, ये आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसका ऑटोमेटिक और इमीडिएट जो है ना अराउजल हो जाता है। पाइलो इरेक्शन, ठीक है, पाइलो इरेक्शन इज व्हेन यू गेट योर गूज बम्स। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लर्निंग दैट अकर्स व्हेन टू स्टिमुलाइज आर पेयर्ड। थ्री फैक्टर्स होते हैं इसमें, एक न्यूट्रल स्टिमुलस या कंडीशन स्टिमुलस है, एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। इसको हम अनकंडीशनड रिस्पॉन्स भी कहते हैं। न्यूट्रल स्टिमुलस है, इसको हम कंडीशन स्टिमुलस भी कहते हैं। इट इज़ यूजुअली अ न्यूट्रल सब्जेक्ट सच एज अ बेल, अ पिक्चर और अ स्मेल। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी न्यूट्रल सी चीज़। ठीक है, कोई बेल है जो घंटी बजती है, घंटी है, कोई पिक्चर है, कोई स्मेल है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको जो है ना एक स्टिमुलेट कर रही है और आपका कोई नेचुरल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है। एग्जाम्पल आगे हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस है। ठीक है, इट इज़ वन दैट इज इनहेरेंटली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स सच एज फूड और इंक्रीज रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसमें वो चीज़ है जो नेचुरली कैपेबल होती है एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रल स्टिमुलस में अगर एक बेल है, ठीक है, तो बेल को देख के या बेल की आवाज़ सुन के आपकी सैलिवेशन नहीं होगी। ठीक है, आपकी माउथ से सैलिवेशन नहीं होगी, कोई पिक्चर देख के आपकी सैलिवेशन नहीं होगी, लेकिन फूड को देख के आपकी सैलिवेशन हो जाएगी। ठीक है, या फिर इसकी एक एग्जांपल कॉमनली हम यूँ ले लेते हैं कि जिस तरह एक पिक्चर है उसे देख के आपकी स्वेटिंग
स्टार्ट तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई पिक्चर है उसे देखने से स्वेटिंग आपकी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंक्रीज रूम टेम्परेचर एक ऐसा स्टिमुलस है जिससे आपकी स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, जो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। थर्ड है हमारे पास जी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ऑल्सो नोन एज अनकंडीशन रिस्पॉन्स, जिसमें आपके पास सेलिवेशन, पाइलो, ये आपका रिस्पॉन्सेज हैं, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग, ऑटोनॉमिक अराउजल, जो भी हैं आपके रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होते हैं। और स्टिमुलस क्या होंगे, या कंडीशनड होगा या अनकंडीशनड होगा। Unconditioned है when biological response is elicited with stimulus that causes it, for example food causing salivation, कि जो stimulus है वो ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स जो आपका आ रहा है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दैट इज अप्रोप्रिएट। कंडीशनल रिस्पॉन्स ये होता है कि जब आप उस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कपल कर देते हो एक ऐसे स्टिमुलस से दैट वुड नॉट नॉर्मली कॉज इट, सच एज अगर बेल जो है आवाज़, बेल की आवाज़ सुन के, घंटी की आवाज़ सुन के आपकी सेलिवेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, बेल फूड तो नहीं है, तो ये ये कंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ये हुई थी that Ivan Pavlov, a Russian psychologist, physiologist in 1890s, established many of the basic principles of classic conditioning. इसने क्लासिक कंडीशनिंग पे वर्क किया था। इसने एक apparatus डिवाइस किया था in which he could measure the amount of saliva being produced in dog's mouth in response to food. अब इसने नोट क्या किया था that no saliva flowed when he rang the bell, कि स्टार्ट में वो बेल रैंक करता था, कोई सलाइवा जो है वो फ्लो नहीं करता था, लेकिन उसने फिर डॉग की ट्रेनिंग इस तरह की कि जब बेल का साउंड उसे आता था तो फौरन ही उसे फूड दे देते थे, फूड प्रेजेंट हो जाता था। सून आफ्टर उसने क्या देखा कि व्हेन द साउंड ऑफ बेल वाज बीइंग पेयर्ड विद द फूड फ्यू टाइम्स, फिर उसने देखा कि बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सलाइवा व्हेन ही रैंग द बेल, ठीक है, ही डिड नॉट इवन गिव फूड, तब भी सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है in response to the sound of bell. So bell here is a conditional response, conditional stimulus, ठीक है। कंडीशनल स्टिमुलस है, फूड आप नहीं दे रहे, खाली बेल की आवाज से ही डॉग को ट्रेन किया गया तो उसकी सेलिवेशन स्टार्ट हो गई है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। देन कमिंग टू एक्सटिंक्शन, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि इट इज द प्रोसेस बाय विच कंडीशन रिस्पॉन्सेज डिक्रीज इफ द कंडीशन स्टिमुलस इज नेवर अगेन पेयर्ड विद द अनकंडीशन स्टिमुलस। अब ये वही बात है कि वो चीज़ ख़त्म भी हो जाती है, एक्सटेंड भी कर जाती है, जो हम कंडीशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ओनली द बेल इज रंग बट नो फूड इज प्रेजेंटेड, द सेलिवेशन इन रिस्पॉन्स टू द रिंगिंग ऑफ द बेल विल इवेंचुअली स्टॉप, बिकम एक्सटेंड, ठीक है। बेल हम बजाते थे, हमने उसको ट्रेन कर दिया कि फूड मिलेगा, बेल की आवाज़ पे ही उसकी सेलिवेशन स्टार्ट हो गई डॉग की। लेकिन अगर जो हम फिर बेल खाली रिंग रिंग करते रहें लेकिन फूड नहीं देंगे, स्टॉप कर देंगे, तो आफ्टर सम टाइम उसकी सेलिवेशन भी स्टॉप हो जाएगी, तो ये उसका बिहेवियर एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंसेस हैं क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के, और ये भी आपसे वाइवा में भी पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में, जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। व्हाट elicit or write down the differences between classical conditioning and operant conditioning, क्योंकि बिहेवियरल साइंसेज के सब्जेक्ट में कुछ ही चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो याद आपको करनी पड़ती हैं, बाकी सारी तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिस तरह प्रोफेशनैलिटी क्या है या प्रोफेशनलिज्म में क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो याद करने वाली चीज़ें वो कुछ ही हैं, तो आपने अच्छे से करनी है। यूजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन क्लिनिकल सेटिंग्स, अब यूजेस क्या हैं जी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग को टू ट्रीट फेयर एंड एंजाइटी, ठीक है, टू इन कीमोथेरेपी फॉर ट्रीटिंग कैंसर एंड ट्रीटमेंट ऑफ फोबियाज। किस तरह कर सकते हैं कि एक्विजिशन ऑफ फेयर एंड एंजाइटी अबाउट हॉस्पिटल, चिल्ड्रन जो हैं, जैसे ही बच्चे डॉक्टर्स को वाइट कोट को, ठीक है, देखते हैं, स्मेल आती है उन्हें एंटीसेप्टिक्स की, तो जहाँ पे उन्हें इंजेक्शन या कोई ब्रेनुलाज या इंट्रावीनस ड्रिप्स लगी होती हैं, तो फिर वो उस चीज़ को पेयर कर लेते हैं। किस चीज़ को पेयर कर लेते हैं, इस एंक्शस और फीलिंग को, ठीक है, इन स्टिमुलाई को, सच एज वाइट कोट विद नास्टी पेनफुल इवेंट्स लाइक योर इंजेक्शंस और ड्रिप्स। इसी तरह कीमोथेरेपी है, इट इज़ हाईली अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर पेशेंट्स, क्योंकि इसमें बहुत सीरीज, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक
साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं जिनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कंडीशन एंटीसिपेटरी नोजिया एंड वोमिटिंग जो है वो पहले ही पेशेंट में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जैसे ही वो मेडिकल स्टाफ को देखता है या हॉस्पिटल की सेटिंग में एंटर होता है। फोबियाज, फोबियाज का हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। फोबिया जो है आप इट इज़ डिफाइंड एज एन इंटेंस इरेशनल fear ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनिमल और सिचुएशन लीडिंग टू इट्स अवॉइडेंस इन फ्यूचर। Intense irrational fear. Irrational means that it is not having any rationalized cause. उसकी कोई वजह नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही विदाउट एनी स्पेसिफिक कॉज जो है यू अवॉइड अ सिचुएशन, अ सब्सटेंस, एनीथिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल एलिवेटर्स, लोग जो है उनको लिफ्टों से, एलिवेटर से डर लगता है, स्नेक, थंडर। इट इज़ परफेक्टली रीजनेबल टू फील इंटेंस फेयर एट द साइट ऑफ पॉइजनस स्नेक, ठीक है। अब स्नेक से किसी को डर लग रहा है तो दैट इज इवन रीजनेबल, तो कुछ हद तक जो है उसका फोबिया दैट इज रीजनेबल बिकॉज इट्स अ venomous थिंग, इट्स अ पॉइजनस थिंग, ठीक है। तो दैट्स वाई। बट कुछ जिस तरह है एलिवेटर्स हैं, लिजर्ड्स हैं, हाइट्स, थंडर्स, इन चीज़ों से इंटेंस फेयर, नॉट फेयर टू अ लिटिल लेवल, थोड़े हद तक तो हर कोई लिजर्ड्स, हाइट्स, थंडर्स, हर चीज़ से डरते हैं, बट टू एन इंटेंस लेवल जो है अनरीजनेबली दैट comes in phobia. A form of therapy called systematic desensitization is based on classical conditioning and it is used to treat phobias. इसमें क्या किया जाता है, इसकी एग्जांपल हम आगे देख लेंगे तो समझ आ जाएगी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ थेरेपी बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग. It's beneficial in the treatment of patients whose lives have become dysfunctional and miserable because of the phobias. The method involves firstly getting the patient to relax fully. उसको relaxation technique सिखाई जाती है patient को desensitize करने के लिए। उसको कहते हैं to just sit relaxed and imagine of something associated with the feared object, something associated with heights, with snakes or with anything which is the phobia, ठीक है। थोड़ा उससे कोई मिलती जुलती चीज़। Then patient is asked to raise one finger when he feels anxious. When this happens, he is instructed again to fully relax using the relaxation techniques. इस तरह उसको बार बार staying relaxed सिखाया जाता है। Eventually, the images he calls of in imagination becomes closer and closer to the real phobic stimulus and continue into real life and finally stays relaxed at the site of original object. The principle involved is to associate a calm, relaxed state of mind with something which is instilled terror or irrational fear, यानी जो उसका फोबिया है उसके साथ। हाँ, ये था क्लासिकल कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग के यूजेस क्या है हमारे पास अगेंस्ट बैड हैबिट्स, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के बहुत सारे यूजेस हैं अगेंस्ट द बैड हैबिट्स। फॉर एग्जांपल इसकी टेक्निक्स हैं, फिर आगे इन्होंने 4-5 टेक्निक्स बताई हैं। पहली टेक्निक इन्होंने बताई है कि ट्राई टू डिस्कवर व्हाट इज रीइंफोर्सिंग अ बैड हैबिट एंड रिमूव, अवॉइड और डिले द रीइंफोर्समेंट। जो चीज़ उसको रीइंफोर्स कर रही है उस चीज़ को ही आप अवॉइड करें या डिले करें, ठीक है, या रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको लॉन्ग ब्रेक्स ड्यूरिंग ही स्टडी लेने की बैड हैबिट है, ठीक है, और उसकी लॉन्ग ब्रेक्स की वजह क्या थी, ठीक है, उसकी टीवी टीवी था, वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो ये द प्लेजर ऑफ टीवी रीइंफोर्सेस मोर फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दैट ही शुड अवॉइड द रीइंफोर्समेंट, आइदर ही शुड स्टे आउट ऑफ द टीवी रूम, ठीक है, या फिर उसको डिले कर दे। ही शुड रिक्वायर 2 hours ऑफ स्टडी फॉर हाफ एन आवर ऑफ वॉचिंग टीवी इन बिटवीन, or either delay the reinforcement or avoid reinforcement. Second technique is avoid or narrow down cues that elicit bad habit. ये हम operant conditioning की uses देख रहे हैं। इसमें क्या है कि if a person has a smoking habit, then he should remove that habit। कैसे कि उसको इस डेली रूटीन से उसको किस तरह रिमूव करना चाहिए कि उसको अपने घर से एशेज, मैचेस, एक्स्ट्रा सिगरेट रिमूव कर देने चाहिए,
ठीक है. So he makes an effort to stay away from smokers and put a chewing gum in mouth whenever he feels nervous. ठीक है. सोल्यूशन क्या होगा इसका कि टू इम्प्रूव हिज कंट्रोल ऑफ स्मोकिंग ही शुड ट्राई नैरोइंग द क्यूज. ही कुड बिगिन विद ओनली स्मोकिंग इन द बिल्डिंग. फिर उसको लिमिट कर देना है, नैरो कर देना है क्यूज को, कि वो अपने लिए ना लिमिट्स तय कर देता है कि ही शुड जस्ट स्मोक इन बिल्डिंग, नेवर आउटसाइड और इन हिज कार. ठीक है. He should limit the smoking to his home, then to his room. ठीक है. And then to such places like washroom or garage, not inside, even inside the home. ठीक है. तो इस तरह वो लिमिटाइज कर करके अपनी हैबिट को जो है ना एलिमिनेट कर सकते हैं. थर्ड है मेक एन इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलर दैट यूजुअली प्रिसीड द बैड हैबिट. अब आपने एक फॉर इसकी एग्जांपल इस तरह है कि एक लड़की है, शी हैज़ अ बैड हैबिट ऑफ बाइटिंग हर नेल्स. ठीक है. तो वो बुरे लगते हैं, पेनफुल हो जाते हैं नेल्स, फिंगर्स जो हैं टेंडर हो जाती हैं. तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको ऐसी सिचुएशंस में फिर अपना नेल्स को बाइट नहीं करेगी वो, जब वो कुछ किसी और काम में इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देगी. फॉर एग्जांपल वो पॉकेट्स हैंड जो है पॉकेट्स में डाल ले, और टेकिंग नोट्स इन हर क्लास, स्केचिंग पिक्चर्स, क्रॉसिंग हर आर्म्स, च्यूइंग गम्स एंड कॉम्बिंग हर हेयर्स. ये काम वो स्टार्ट कर दें, इन कामों में engage हो जाए when she has the urge to bite the nails. So eventually her behavior will vanish. Then use negative practice to associate a bad habit with discomfort. For example, एक person है, he is having facial tic. Facial tic spasm को कहते हैं आपके facial muscles में. फॉर एग्जाम्पल किसी की स्पैज्म होता है तो वो ब्लिंकिंग ऑफ आई या फिर स्क्रॉचिंग ऑफ नोज, इस तरह की जो है ना फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं. ठीक है. और किसी पर्सन को वो आते हैं व्हेन ही इज नर्वस और टायर्ड. ठीक है. द टिक विच लुक्स लाइक अ विंक विद हिज राइट आई ऑफन लीड्स टू सोशल एम्बैरेसमेंट. सो इसका सोल्यूशन ये होता है कि फिर उस दो काम कर सकता है वो. ठीक है. ये नेगेटिव रिस्पॉन्स में कि he can stand in front of the mirror and repeat the tick until the muscle is quite uncomfortable. तो फिर पेनफुल या फटीग प्रोड्यूस हो गई है. ठीक है. मसल फटीग हो जाएगा तो वो बाद में फिर इतना ज़्यादा टिक नहीं होगा उसमें. या फिर he could also wear a rubber band in his wrist and stretch it to rebound on skin each time he winks. Or he can use a painful approach कि he can wear a rubber band in his wrist, और जब भी उसे टिक आता है in public he just स्ट्रेचेस द रबर बैंड. जब वो जाके उसकी रिस्ट पे रीबाउंड करेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये बैड हैबिट खत्म हो जाएगी. Then there is a technique utilizing feedback is one of the best approaches to changing the habit. ठीक है. You can keep a score, you can use feedbacks. ठीक है. इसमें क्या आता है कि for example, keeping track of the number of times that you arrive late to the class, smoke a cigarette, watch an hour of TV, bite your nails, इन सब चीज़ों का आप एक स्कोर बना लेते हो. आप एक उसकी फीडबैक नोट करना इनको स्टार्ट कर देते हो. तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ को, बैड हैबिट को छोड़ते जाते हो जब आप उसको नोट करते हैं डेली बेसिस पे. Now, if Ali smokes seven times a day, which learning behavior या conditioning can decrease the habit? जी बच्चों जाग जाएं. स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए कौन सी कंडीशनिंग यूज होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग? मैम क्लासिकल वो ऑपरेंट. बेटा बच्चों सारे सो रहे थे आप लोग, मुझे पता है आज. ऑपरेंट होती है मैम. ऑपरेंट कंडीशन जी, क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं, ऑपरेंट कंडीशनिंग. ठीक है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बिहेवियर ऑन एक्सटिंक्शन? इसकी कोई एग्जांपल बताए बच्चा, हमने अभी एक्सटिंक्शन पढ़ा है. मैम ये डॉग वाली हो सकती है तो के लिए उसकी जब बैलेंस उसका सलाइवा रिलीज होता है जब कि कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ अ चाइल्ड हैज अ हैबिट ऑफ हिटिंग द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड द मदर इग्नोर्स. ठीक है. तो फिर भी वो बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता उस हैबिट को छोड़ देता है. ठीक है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंशन दैट हिज बिहेवियर बिकम्स एक्सटिंक्ट और एलिमिनेटेड. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये एक टैबुलेटेड फॉर्म में भी है. एंड अदरवाइज यू शुड ऑल्सो नो दैट ऑपरेंट कंडीशनिंग में आप जो है नेचुरल रिस्पॉन्सेज, नेचुरल बिहेवियर आपका
जो नेचुरल स्टिमुलस की नेचुरली आपका होना चाहिए, दैट इज़ नॉट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसमें क्या होता है ऑपरेंट में, आप रिवॉर्ड या पनिशमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में बिहेवियर लर्न करते हैं, ठीक है। और क्लासिकल कंडीशनिंग में आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स होना चाहिए टू सर्टेन स्टिमुलस, वो होता है इन योर क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। दीज वर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, मैम सेकंड क्वेश्चन में मैम वो वाली एग्जांपल भी आ सकेगी जो एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, डॉग के साथ जो हुआ था और फिर उसकी एक्सटिंक्शन ये हो गई थी कि जब आपने उसको जो है ना बेल के Saliva साथ आपने release फूड प्रोवाइड करना स्टॉप कर दिया था, तो फिर उसके बेल के साथ सेलिवेशन उसकी स्टॉप हो गई थी, जी मैम। ठीक है। दिस इज या आल्सो एन सकते हैं एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्शन, यस जी। अच्छा बेटा, मुझे अब अटेंडेंस लेके स्क्रीनशॉट भेज दें बेटा। चांदनी कमर, बल्कि माहम भी प्रेजेंट हैं। बेटा माहम, नहीं बेटा, कोई भी बच्चा, मुझे जो है ना आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है बेटा, आपकी आवाज़ में बहुत डिस्टॉर्शन है। आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम मीटिंग एंड कर देते हैं। ले रही हूँ स्क्रीनशॉट्स। ठीक है बेटा। जी बच्चों, आज के लेक्चर में कोई ऐसी बात जो किसी को समझ नहीं आई? मैम मुझे एक एग्जांपल चाहिए थी मैम, वो फेशियल टिप वाली। क्या बेटा? फेशियल टिप वाली मैम। बेटा फेशियल टिक वाली में उसने ये कहा है कि आप कोई पनिशमेंट या कोई पेनफुल स्टिमुलस अपने आप को देना स्टार्ट कर देते हो किसी बिहेवियर को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जिसे गंदी आदत है कि वो उसकी जो है ना फेशियल टिक्स या फेशियल के वो जो है ना विंकिंग टाइप का, ब्लिंकिंग टाइप का एक्सप्रेशन देता है इन पब्लिक, और दैट बिकम्स वेरी बैड टू द ऑब्जर्वर। तो ठीक है, वो अब उस बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए वो क्या करता है, या तो अब वो उस मसल को पहले ही फटीग करा लेता है कि बाद में जो है ना मिरर के सामने खड़े होके वो बार बार वो एक्सप्रेशन करता है, तो वो फटीग हो जाते हैं मसल्स, तो फिर बाद में वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं। सेकेंडली, पनिशमेंट के तौर पे वो क्या करता है, अपने हाथ में रबर बैंड पहन लेता है। जब भी उसे टिक होगा, वो उस रबर बैंड को स्ट्रेच करेगा, उसके हाथ पे वो रीबाउंड करके ज़ोर से लगेगा, ठीक है, अपने ही हाथ में वो पहनता है। उससे क्या होगा कि जब उसको ऑब्वियसली उसको बार बार वो रबर बैंड जितनी दफ़ा वो टिक करेगा दिन में, तो वो रबर बैंड के रीबाउंड की वजह से उसको ज़ोर से वो जब लगेगा रबर बैंड, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको दर्द होगा ऑब्वियसली, तो वो टिक्स को अवॉइड करेगा कि मुझे खुद को ही मारना पड़ रहा है, मुझे खुद को ही पनिश करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस हैबिट, ओके ठीक है। मैम, लेक्चर मेल कर दीजिए। बेटा कर दूंगी। चलें बेटा, अटेंडेंस आप लोगों की हो गई है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।